यूनिट 11 का एक टॉपिक है ये संगठनात्मक विकास के निर्देश मॉडल। अच्छा, इसके 3 मॉडल है। संगठनात्मक परिवर्तन 2 मुख्य सिद्धांतों के माध्यम से किया जाता है। एक जो इससे संबंधित है कि क्यों और कैसे परिवर्तन हो रहा है, और दूसरा जो इससे संबंधित है कि कौन सा व्यवहार या क्रिया परिवर्तन का कारण बन सकता है और उसे दिशा प्रदान कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चेंज हो रही है किसी संगठन में तो वो क्यों हो रहा है, किसी कंपनी में कोई बदलाव लाया जा रहा है तो क्यों लाया जा रहा है, उसका कारण क्या है और उससे हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आएगी। ठीक है, परिवर्तन का 3 चरण यहाँ पे बताया गया है। कर्ट लेविन के लिए मानव व्यवहार को एक दूसरे के विरोध में काम करने वाली कई सक्रिय शक्तियों के रूप में देखा जा सकता है। 3 स्टेप मॉडल की अंतर्निहित धारणा यह है कि इन सक्रिय बलों के संतुलन में बदलाव करके व्यवहार को एक अनुकूल दिशा में बदलना या निर्देशित किया जाता है। संगठनों में प्रोत्साहन तथा, यानी कि अगर किसी संगठन में प्रोत्साहन की कमी है या दंड, मतलब कोई गलत काम करने पर उसको दंडित नहीं किया जा रहा है या फिर उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है या फिर मतलब खुद को एकदम रिलैक्स करके बैठा हुआ है, तो उससे क्या होगा, संगठन में गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये 3 मॉडल बनाए हुए हैं। पहला है अनफ्रीजिंग, दूसरा है चेंजिंग और तीसरा है रिफ्रीजिंग। ये मॉडल किसने बनाया है? लेविन ने। ठीक है, अनफ्रीजिंग में होता है संगठन के अपने मानदंड और काम करने के स्थापित तरीके हैं। किसी भी संगठन का अपना मानदंड, अपने रूल्स होते हैं। ठीक है, काम करने का तरीका होता है अपना अपना, और उससे जब कोई असंतुष्टि पैदा होती है, मतलब किसी कर्मचारी में कोई असंतुष्ट हो जाता है या फिर वो असंतोष जताता है, तो उससे क्या होता है कि उसे पैदा हो सकता है जिससे बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, अगर कोई कर्मचारी अपने काम से असंतुष्ट है या वो कोई अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और उसके लिए आप उसको पुरस्कृत नहीं कर रहे हो या आप उसके अच्छे काम के लिए उसे शाबाशी नहीं दे रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो आप उस काम से उसका मन भर जाएगा और वो असंतुष्ट महसूस करेगा, असंतुष्टि भी महसूस करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से काम में खराबी आएगी, तो इससे चिंता उत्पन्न हो सकती है। अपराध बोध तथा चिंता उत्पन्न करना व्यक्तियों को बदलाव की इच्छा रखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अगर आप कुछ गलती किए हो अपने कंपनी में, तो उसके लिए आपको अपराध बोध फील होना चाहिए कि हाँ यार, मैंने तो कुछ गलत कर दिया, इससे मेरे फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा, है ना। कंपनी के बारे में सोचना पड़ता है कि कंपनी पे क्या असर पड़ेगा। अगर कंपनी में खराब प्रदर्शन हुआ तो फिर बॉस हमसे गुस्सा हो जाएंगे। ये सब बातें इंसान इसलिए सोचता है ताकि वो अपनी चीजों को बचा सके, अपने जो काम है, अपने कैरेक्टर को उस हिसाब से बचा के रख सके। अंततः मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की सृजन का उद्देश्य कर्मियों को आश्वस्त करने के लिए है कि संभावित परिवर्तन से उनकी स्थिति को खतरा नहीं होगा या यह मनोवैज्ञानिक लागत पर नहीं आएगा। ठीक है, ये अनफ्रीजिंग में ये होता है कि अगर कोई कर्मचारी जो है असंतोष फील कर रहा है और अपने काम में अगर उसकी कुछ काम में गिरावट आ गई है, तो वो उस चीज से उसको डरना जरूरी है कि हाँ, अगर मैं ऐसा ही कंटिन्यू करूंगा और इस समस्या का हल नहीं निकाला तो हमारे फ्यूचर पे असर करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वो अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाएगा, यानी कि सेकंड स्टेप पे आएगा। उसने पहले चिंता की, अनफ्रीजिंग में उसने क्या की, चिंता की, महसूस किया, असंतुष्टि का महसूस किया, असंतोष का महसूस किया कि अगर मैं कोई काम गलत करता हूं तो उसको अपराध बोध हो रहा है यहाँ पर, और वो इस चीज से क्या कर रहा है, आश्वस्त करने के लिए संभावित परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन दूसरे नंबर पे आया, यानी परिवर्तन और संक्रमण। इस चरण में परिवर्तन का वास्तविक परिचय और कार्यान्वयन शामिल है। यहाँ हम उस नए संतुलन की ओर बढ़ते हैं जिसे हासिल किया जाना था पहले, पर हम कर नहीं पाए, लेकिन अब करेंगे। कोई 3 स्तरों पर बदलाव की उम्मीद कर सकता है। प्रथमतः 3 स्तर पर हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं कंपनी में। पहला, व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, कर्मचारी अपने अंदर बदलाव लाएंगे, या फिर कर्मचारी के जो हेड है वो लीडर। फिर आता है लोगों का व्यवहार बदल जाएगा और वे नए कौशल विकसित या प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर इससे क्या होगा, लोगों का व्यवहार यानी कर्मचारी का, या फिर अगर हम अपने अंदर बिहेवियर में चेंज लाएंगे तो क्या होगा, हमारे क्लाइंट्स या हमारे कर्मचारी भी, उनका नेचर भी धीरे धीरे, उनका बिहेवियर भी हमारे प्रति क्या होगा, बदलने लगेगा। फिर आता है दूसरा,
संरचनात्मक स्तर पर संगठन के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन होंगे। ठीक है, फिर संगठन का जो कार्य है वो क्या होगा, उसमें संरचनात्मक स्तर पर बदलाव आएंगे। लोगों का कार्य करने का तरीका भी कर्मियों का बदलने लगेगा, जैसे रिपोर्टिंग, संबंध और पुरस्कार प्रबंधन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी चेकलिस्ट तैयार करनी पड़ेगी कि हाँ आज ये वर्कर ने इतना काम किया, आज इसने ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, इस हिसाब से इसको पुरस्कृत देना चाहिए, मतलब रिपोर्टिंग करना, ये सब चीज़ें आती है। और तीसरे स्तर पर क्या आता है, पारस्परिक स्तर पर हमें अपेक्षाकृत कम संघर्षों के साथ मजबूत पारस्परिक विश्वास और अधिक खुलापन देखना चाहिए। अगर हम परिवर्तन अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो क्या होगा, हमें अधिक खुलापन दिखेगा अपने बिहेवियर में, प्लस हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा महसूस करेंगे और कंफर्टेबल रहेंगे। और जब इंसान कंफर्टेबल हो जाता है किसी कंपनी के लिए तो वो उसके लिए और अच्छा प्रदर्शन करता है। फिर लास्ट आता है रिफ्रेजिंग। यह अंतिम चरण है। यहाँ परिवर्तन के एजेंट को संगठन में एकीकृत किया जाना चाहिए। एकीकृत यानी कि इकट्ठा करना चाहिए, जमा करना चाहिए। जितनी भी चीजें यहाँ अनफ्रेजिंग और परिवर्तन यानी कि उसके मापदंड को, जो मानदंड और काम करने के तरीके से जो भी परिवर्तन उन्होंने लाया और परिवर्तन के बाद जो आउटकम आया है उसकी रिपोर्टिंग करना, ठीक है, परिवर्तन के एजेंट को संगठन में एकीकृत करना, ये इनका काम है रिफ्रेजिंग में। इसका उद्देश्य एक ऐसी संतुलित साम्यावस्था प्राप्त करना है जहां परिवर्तन संगठनात्मक मानदंडों और मूल्यों का एक हिस्सा है। इसलिए ये प्रक्रिया जरूरी है। रिफ्रेजिंग एजेंट क्या करते हैं, सारी चीज़ों को इकट्ठा, सारी रिपोर्टिंग इकट्ठा कर लेते हैं, चेकलिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद उसको संगठन में प्रस्तुत करते हैं कि हाँ ये वर्कर ने ऐसा परफॉर्म किया, किसने कैसा परफॉर्म किया, ये सब चीज़ें। और ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है रिफ्रेजिंग। तो उसके 3 चरण है। लेविन के अनुसार संगठनात्मक विकास के 3 मॉडल है। पहला अनफ्रेजिंग, जिसमें कर्मचारियों के जो भी उनके बिहेवियर है करंट वाला, उससे वो असंतुष्ट है, खुश है, क्या है, कैसा महसूस करते हैं, बदलाव की जरूरत है या नहीं, इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। दूसरा परिवर्तन, चेंजेस लाना है तो क्या चेंजेस लाना है, कहाँ चेंजेस लाना है, प्रथमता दूसरा, और तीसरा है ना खुद के अंदर, लोगों के अंदर और काम करने के तरीके के अंदर। फिर तीसरा रिफ्रेजिंग, यानी इसका आउटकम क्या निकला, संगठन परिवर्तन के एजेंट को संगठन में इसका एकीकृत यानी इकट्ठा करके उसको जमा करना होता है। ये हमारा यूनिट 11 हो गया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा।